वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हाई मदरसा एग्ज़ाम 2020 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में मैं एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करूँगा और आगे के नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी शॉर्ट आंसर और फिर लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। मैं पूरा फुल सॉल्यूशन दूंगा और जो भी सॉल्यूशन दूंगा उसका पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हाई मदरसा एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ये। पहले एमसीक्यू देखते हैं। पहला एमसीक्यू है, मैं इंग्लिश क्वेश्चन ही देख दे रहा हूँ ताकि उर्दू मीडियम और बंगाली मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी के लिए आसानी हो जाए। पहला क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टमेंट बिकम्स डबल इन 10 ईयर्स देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज। कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट यानी समझ लीजिए कि प्रिंसिपल या रुपया 10 साल में डबल हो जाता है, तो फिर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, यानी 10% होगा। किस तरह होगा देखें, ये मेरा सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो देखें, ये मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट x रुपया है, लेट इन्वेस्टमेंट यानी p रुपीज़ x, तो फिर ये डबल हो जाएगा। तो जो डबल होगा वो हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा रुपीज़ 2x। तो इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट होगा 2x में से x माइनस कर देंगे, यानी रुपीज़ x इंटरेस्ट होगा। टाइम है 10 ईयर्स। तो हमें रेट पता करना है। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू 100/P/T। आई के जगह में x, क्योंकि इन्वेस्टमेंट I हमने निकाला x, और इंटू 100/P के जगह में भी होगा x और t के जगह में 10। x कैंसल और 10 और 100 में 0 कैंसिल, तो 10% इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए बी। अच्छा, ये एमसीक्यू है, तो आप अगर आप डायरेक्ट बी 10% लिखेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो आप ये जो है आप पहले ही पेज में राइट साइड में मार्जिन खींचकर वहाँ पे आप बनाकर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जैसे भी बनाएंगे आपको, अगर आप सिर्फ पेंसिल लिखेंगे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, अगर आप बना के दिखाएंगे तो भी आपको 1 नंबर ही मिलेगा, ठीक है। जैसा आपको आसानी हो आप कर सकते हैं। अगर टाइम ज़्यादा है तो बना के दिखाना भी बेटर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कंडीशन, ये शर्त है कि जो इसका जो x² का कोएफिशिएंट होता है यानी a, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें कुछ बना के दिखाने का नहीं है, आप सिर्फ डायरेक्ट लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर एट द पॉइंट ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ए बी और सी डी उसका 2 इक्वल कोड है, ठीक है, याद रखना इक्वल कोड है। If the perpendicular distance of the chord AB from the point O is 4 cm, then the distance of the chord CD from O is। तो देखिए दोनों कोड इक्वल है अगर, तो दोनों कोड का जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो भी बराबर होगा। अगर AB कोड का सेंटर यानी O से डिस्टेंस अगर 4 सेंटीमीटर है, तो CD कोड का भी O से डिस्टेंस होगा 4 सेंटीमीटर, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा बी। इसको अगर आप नक्शा से देखेंगे तो इस तरह का होगा। ये ए बी और सी डी दोनों लंबाई में इक्वल है, ठीक, और ये हो गया सेंटर। तो ए बी कोड अगर सेंटर से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो सी डी कोड भी और यहाँ से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी 4 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन में आप ये भी लिख सकते हैं, 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है बराबर दूरी पर, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बराबर दूरी पर होगा दोनों, इसलिए डिस्टेंस ऑफ सी डी फ्रॉम ओ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ टेन अल्फा प्लस कोट अल्फा इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा टू द पावर 13 प्लस कोट अल्फा टू द पावर 13 इज। तो देखिए जब भी ऐसा देगा, 10 और कोट दिया हुआ है और हमें पता है 10 और कोट एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। 10 का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा 10 होता है, और इसका वैल्यू अगर 2 है और ऐसा कोई सा भी पावर देता है जो ऑड पावर है, इस तरह 13, तो फिर इसका वैल्यू भी 2 ही होता है। अब यहाँ 13 के जगह अगर यहाँ पे लिखा रहेगा 2025, तो अभी इसका वैल्यू 2 ही होगा, ठीक है। कैसे होता है दिखा देता हूँ।
ये देखिए, ये टेन अल्फ़ा प्लस कोट अल्फ़ा इक्वल टू 2 है। कोट अल्फ़ा को हम लिखेंगे 1/10 अल्फ़ा, क्योंकि ये कोट अल्फ़ा 1/10 अल्फ़ा होता है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 10 अल्फ़ा नीचे होगा, यहाँ 10 अल्फ़ा से इंटू होगा, 10 स्क्वायर अल्फ़ा होगा प्लस 1 होगा इक्वल टू 2। यहाँ 10 अल्फ़ा 2 से इंटू होगा, 2 10 अल्फ़ा होगा। इस तरफ में क्या हो गया, 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1। फिर 2 10 अल्फ़ा को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो यहाँ प्लस से माइनस होगा, 10 स्क्वायर अल्फ़ा फिर लिखेंगे माइनस 2 10 अल्फ़ा फिर प्लस 1 लिखेंगे इक्वल टू राइट साइड में 0 हो गया। ये देखिए, ये होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर b के जगह में 1 है, समझिए, है ना, कि 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है, तो 1 यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा फॉर्मूला होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ए के जगह में 10 अल्फ़ा, बी के जगह में 1, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्क्वायर हटाएंगे तो 10 अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से 10 अल्फ़ा बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा, है ना, -1 राइट साइड में गया। अब 10 अल्फ़ा अगर 1 होगा तो कोट अल्फ़ा भी 1 ही होगा, क्योंकि कोट अल्फ़ा क्या होता है, 1/10 अल्फ़ा, है ना। कोट अल्फ़ा जो होता है 1/10 अल्फ़ा होता है, और 10 अल्फ़ा 1 आ गया तो 1 यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1/1 मतलब 1, तो कोट अल्फ़ा भी होगा 1। तो 10 अल्फ़ा भी 1, कोट अल्फ़ा भी 1। अब वैल्यू बैठाएंगे, 10 अल्फ़ा टू द पावर 13, इसका मतलब 1 का पावर 13 है, यहाँ भी 1 का पावर 13, तो 1 का पावर 1 ही होगा, यहाँ भी 1 का पावर 1 ही होगा, यानी 1 + 1, तो इसका आंसर होगा 2। सॉरी, यहाँ 1 लिख दिया था, 2 होगा। तो इसी तरह हमेशा 10 अल्फ़ा कोट अल्फ़ा 1 ही होगा। अब पावर चाहे जितना भी ले ले तो ये 1 और ये 1 2 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ 2:3, 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका रेडियस का रेशियो 2:3 है, एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज़ 5:3, हाइट का रेशियो 5:3, देन द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उनका कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। देखें शॉर्ट में, दोनों का रेडियस का रेशियो, तो पहला का रेडियस r1 मान लेते हैं, दूसरा का r2, तो r1:r2 ये है 2:3, और दोनों का हाइट मान लेते हैं h1 h2, तो ये है 5:3। इसको बटा में कर लेंगे हम, r1/r2 इक्वल टू 2/3 होगा, और ये इसको बटा में लिख लेंगे तो h1/h2 इक्वल टू 5/3 होगा, है ना। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr1h होता है, 2πr2h2 होगा, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ये पहला का, ये दूसरा का, h2 होगा बीच में, दोनों तरफ से 2π कैंसिल हो गया, तो r1h1 h2 r2h2 होगा। अब इसको जब बटा में करेंगे हम, तो r1h1 ऊपर में, बटा नीचे में r2h2। अब r1/r2 हो गया ना, r1/r2 कितना है, 2/3 है, तो 2/3 होगा, इंटू हो जाएगा बीच में, और h1/h2 आ गया यहाँ, h1/h2 कितना है, 5/3, 5/3 यहाँ आगा, तो 2 से 5 इंटू होगा 10 होगा, और 3 से 3 इंटू होगा 9 होगा, यानी 10/9, इसको रेशियो में लिखेंगे तो 10:9, तो आंसर होगा 10:9। और अगर आप डायरेक्ट इसको करना चाहेंगे तो भी आप डायरेक्ट कर सकते, बस 2 से 5 को इंटू करें, 3 से 3 को इंटू कर ले, हो गया। यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 × 5 10, और 3 × 3 9, यानी 10:9, ये हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ द मीन ऑफ द नंबर्स 6 7 x 8 y 14 इज़ 9, ये सब नंबर है, इसका जो मीन है वो है 9 है, तो फिर इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ये आप देखेंगे चैप्टर नंबर 26 में लास्ट में जो क्वेश्चन है MCQ उसी का है, तो ये करेक्ट ऑप्शन बी होगा, x + y = 19 होगा। कैसे होगा, तो मीन का फॉर्मूला लगा देना है बस। देखें हमारे पास कौन कौन सा नंबर है, ये सारा नंबर था, 6 7 x 8 y और 14 ये सभी को जोड़ लेंगे, बाई कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा मीन, और मीन का वैल्यू कितना है, 9 दिया हुआ है। अब ये सभी को जोड़ें, तो ये सब नंबर जोड़ेंगे, 6 7 8 और 14 35 होगा, प्लस x + y इक्वल टू 6 9 54 हो जाएगा इधर। अब x + y इक्वल टू कितना का, 35 इधर आ जाएगा, 54 - 35 कितना हो जाएगा, 19, तो x + y = 19 होगा, ऑप्शन बी करेक्ट। अब आते फिल इन द ब्लैंक्स में, पहला है
ए पर्सन डिपॉजिटेड ₹100 इन ए बैंक एंड रिसीव्ड ₹121 एज द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। एक आदमी ने 100 रुपया एक बैंक में जमा किया और 2 साल बाद उसको 121 रुपया वापस मिला, यानी 121 रुपये अमाउंट है और 100 रुपया प्रिंसिपल है। द रेट ऑफ कॉम्पाउंड इंटरेस्ट पर एनम इज, तो कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का रेट कितना होगा? तो ये आंसर होगा 10% पर एनम होगा। किस तरह से देखें, ये हो गया प्रिंसिपल 100 रुपया, अमाउंट 121, एन यानी टाइम हो गया 2 साल। अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 होल टू द पावर एन। ए के जगह में 121, पी के जगह में 100, 1 + r/100, आर का वैल्यू निकालना है, एन के जगह में 2। 100 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 121/100 इक्वल टू 1 + r/100 का पावर 2। 121 कितना का स्क्वायर होता है? 11 का। 100 कितना का होता है? 10 का। तो 11/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर में भी होल स्क्वायर है, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा देंगे। 11/10 1 + r/100, 1 को इधर करेंगे, 11/10 - 1 इक्वल टू r/100। ये करेंगे डायरेक्ट में, कितना का एलसीएम लेके 1/10 आएगा, है ना। कैसे? 10 से कम 10, 11 में से घटाएंगे 10 तो 1 हो जाएगा 1/10, इधर r/100। 10 से काटेंगे 100 को तो 10 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r 1 से इंटू होगा r और 10 1 से इंटू होगा 10, तो r का वैल्यू कितना गया? 10%। तो आंसर होगा 10% खाली जगह में। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x वेरीज डायरेक्टली विथ y when z remains constant and x directly varies with z when y remains constant. If y and z both vary then x where directly varies with, तो ये जो है ये अब चैप्टर नंबर 13 वेरिएशन का जो चैप्टर है उसमें एक थ्योरम है, थ्योरम ऑन जॉइंट वेरिएशन, ये वही वाला थ्योरम है। जब x y के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, जब z कांस्टेंट है ना, और जब x z के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में है तो फिर y कांस्टेंट है। तो फिर अब x जब y और z दोनों वेरी करेगा, यानी दोनों चेंज होगा, तो x किसके साथ वेरिएशन में होगा? तो देखिए x y के साथ है और x z के साथ, बस आप x y और z को इंटू कर देना है, बस y z हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये जॉइंट वेरिएशन का ही थ्योरम से हम लोग लिखते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस तरह से होता है जॉइंट वेरिएशन का थ्योरम। एक्स वाई के साथ वेरिएशन में जब जेड कांस्टेंट है, एक्स जेड के साथ वेरिएशन में जब वाई कांस्टेंट है, तो जॉइंट वेरिएशन के थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई और जेड इंटू हो जाएगा। तो जब वाई जेड इंटू होगा तो ये दोनों वेरी करेगा, यानी दोनों वेरिएशन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी इक्वल टू ए डी है और ए बी डी एंगल वो है 30 डिग्री, एंगल ए बी डी 30 डिग्री है। देन द वैल्यू ऑफ एंगल बी सी डी, तो आंसर होगा 60। इसको जब भी बनाएंगे ज्योमेट्री का क्वेश्चन तो नक्शा बना करके समझेंगे, वरना बना नहीं पाएंगे। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें बोला है ए बी और ए डी बराबर है, यानी ये जो ए बी और ए डी का लंबाई बराबर है, इसको मैंने ऐसे दिखा दिया। ए बी डी एंगल कितना है? 30 है, ए बी डी ये एंगल 30 है, और हमसे पूछा है एंगल बी सी डी, बी सी डी ये एंगल कितना होगा? एंगल बी सी डी, देखिए ये एंगल 30 है और ये दोनों बराबर है, तो फिर ये एंगल भी कितना होगा? 30 होगा, ठीक है। ये भी एंगल कितना होगा? 30 होगा, ये मैंने लिख दिया, दोनों एंगल 30 होगा, ये भी 30 ये भी 30, क्योंकि ये दोनों लंबाई में बराबर है, ठीक। अब हम निकालेंगे ये वाला एंगल बी ए डी। बी ए डी कितना आएगा? देखिए ये तीनों जोड़ के कितना होगा? 180 होगा ना, ये ट्रायंगल है तो तीनों जोड़ कर 180 होगा, तो ये 30 और 30 कितना हो गया? 60। 60 में और कितना जोड़ने से 180 होता है? 120, तो ये एंगल कितना होगा? 120 होगा। ये देखें एंगल कितना होगा? 180 से ये दोनों जोड़ के 180 से माइनस भी कर देंगे तो भी हो जाएगा, तो 120, ये एंगल 120। अच्छा, अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल जोड़ के 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है, तो ये 120 और ये वाला जोड़ के 180 होगा, तो ये 120 हो चुका, ये कितना होना चाहिए तब? 60 होगा, है ना। 60 और 120 जोड़ के 180 होगा, तो ये दोनों जोड़ के 180 होगा। बी ए डी और बी सी डी, बी ए डी और बी सी डी जोड़ के 180 होगा, तो बी ए डी 120 ऑलरेडी है,
तो BCD कितना होगा 120, 180 से माइनस कर देंगे 60 होगा, तो ये आंसर होगा 60। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कुलर मेजर ऑफ थीटा इज, थीटा का सर्कुलर मेजर यानी रेडियन में लिखना है, व्हेन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0। तो ये दिया हुआ है, फिर यहाँ से हमें जो है थीटा का वैल्यू निकालना है रेडियन में, वो भी तो रेडियन में ये π/4 होगा। कैसे होगा देखें, दिया हुआ है क्या, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0, कोस थीटा को राइट साइड में करें, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, कोस थीटा भी इधर में नीचे लेके आएंगे तो साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा। साइन थीटा बाई कोस थीटा कितना होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 होगा, तो टेन थीटा 1 मतलब थीटा कितना होगा 45 होगा, है ना, क्योंकि ये टेन 1 मतलब कितना होता है 1045, ये 45 होगा, तो थीटा 45 होगी। इसका सर्कुलर वैल्यू निकालेंगे π/180 इंटू 45, क्योंकि सर्कुलर वैल्यू कैसे निकालते हैं, π/180 इंटू जो भी थीटा का वैल्यू होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे। अब 45 और 180 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो π/4 ये सर्कुलर वैल्यू होगा, तो खाली जगह में π/4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज़ 5 सेंटीमीटर, एक क्यूब है उसका हर एक किनारा यानी हर एक जो साइड है, एक हर एक एज वो 5 सेंटीमीटर है, साइड का लंबाई 5 सेंटीमीटर है, देन इट्स टोटल सरफेस एरिया इज़, टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यों स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा, तो ये 150 होगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, 6a² होता है, ए है 5 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट में TS है, फॉर्मूला है 6a², तो 6 इंटू ए मतलब 5 है, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 6 150 हो गया, तो 150 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द मीन मीडियन एंड मोड आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड को क्या कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ये आप देखेंगे चैप्टर नंबर 26 में है, तो ये उसी का खाली जगह का है, तो ये सेंट्रल यहाँ पे लिखाएगा, ठीक। अब आते हैं ट्रू फॉल्स में, क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स। पहला है, इफ़ द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट रिमेन अनचेंज, कहा जा रहा है प्रिंसिपल और रेट जो है ये दोनों अगर चेंज नहीं होता, अनचेंज यानी चेंज नहीं होता है, देन द सिंपल इंटरेस्ट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ द टाइम, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो टाइम के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर टाइम बढ़ता है तो इंटरेस्ट कमेगा, और अगर टाइम कमता है तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, यानी उल्टा, इसी को इन्वर्स बोलते हैं। यानी अगर ज़्यादा टाइम के लिए हम पैसा रखते हैं तो क्या इंटरेस्ट कम मिलेगा हमें, या हम अगर कम टाइम के लिए पैसा रखते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, क्या ये पॉसिबल है, तो ये फॉल्स है। देखिए किस तरह से बता के भी दिखा दो, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100। अब कौन कौन सा अनचेंज है, P और R अनचेंज है, अनचेंज यानी कांस्टेंट, P और R, तो P और R अगर अनचेंज होगा कांस्टेंट होगा तो ये कांस्टेंट है और 100 भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट बन जाएगा, तो I ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके साथ, T के साथ होगा, है ना, वेरिएशन हो जाएगा, तो I डायरेक्ट वेरिएशन T के साथ होना, इसका मतलब टाइम बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, टाइम कमेगा तो इंटरेस्ट कमेगा, ये होता है ना। ज़्यादा टाइम के लिए अगर हम बैंक में पैसा रखेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, कम टाइम के लिए रखेंगे तो कम पैसा मिलेगा, जबकि यहाँ पर बोल रहा है कि उल्टा, इन्वर्स यानी टाइम ज़्यादा टाइम के लिए अगर हम रखते हैं पैसा तो कम इंटरेस्ट मिलेगा, ये तो गलत है, तो ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंपाउंडेड रेशियो ऑफ AB/C², BC/A² एंड CA/B² इज़ 1:1, इन तीनों का कंपाउंड रेशियो निकालना और दिखाना है कि ये 1:1 है या नहीं, अगर है तो ट्रू होगा, तो ये होगा ट्रू होगा, क्योंकि देखें कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ये पहला वाला इंटू करेंगे, AB इंटू BC इंटू CA, फिर इस 2 लिखेंगे, फिर इसका दूसरा वाला C² A² B², ये लिखेंगे, इसको इंटू करें, A और A², B और B² C और C², यहाँ भी A² B² C², दोनों तब सेम आ गया, काटेंगे तो 1:1 होगा, यानी कंपाउंड रेशियो सही है, कंपाउंड रेशियो सही है, ट्रू हो जाएगा, तो ये ट्रू होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर, कहा जा रहा है अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है,
एक जैसे हैं तो फिर उनका एरिया का रेशियो उनके पेरीमीटर के रेशियो के साथ सेम होगा। तो देखिए ये जो है गलत है। ये आप चैप्टर नंबर 18 जो है सिमिलर ट्रायंगल सिमिलरिटी वाला चैप्टर, उसमें ये एक थ्योरम है एप्लीकेशन में कि एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड के स्क्वायर के साथ सिमिलर होता है। तो यहाँ पे ये फॉल्स है। यहाँ मैंने लिखा द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज सेम एज द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ साइड के स्क्वायर के साथ बराबर होता है रेशियो के साथ, ना कि यहाँ पे पेरीमीटर के साथ। तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 4/3 देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 3/4। तो ये ट्रू होगा क्योंकि एक फॉर्मूला से आता है। देखें सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना है 4/3। हमें दिखाना है वो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 3/4 है या नहीं। तो देखिए ये हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको ए समझे, इसको बी समझे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो ए प्लस बी होगा, ए माइनस बी होगा। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 4/3, यहाँ 4/3 पुट करेंगे इंटू ये वाला होगा इक्वल टू 1। तो ये 3 इधर जाएगा तो वह 4 नीचे आएगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा 3/4। तो ये सही है, तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट 5 द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए कोन इज़ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 3 सेंटीमीटर। एक कोन है राइट सर्कुलर कोन, उसका बेस है, बेस का रेडियस यानी रेडियस आर का वैल्यू 4 है और हाइट है 3। देन इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज़ 20 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो उसका लेटरल सरफेस एरिया का 20 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है। ये ट्रू है या फॉल्स? ये ट्रू होगा। देखिए किस तरह से 5 में देखें आर का वैल्यू 4 है, एच का वैल्यू 3 है। आर और एच के वैल्यू से हम क्या निकालेंगे, एल का वैल्यू निकालेंगे यानी स्लांट हाइट। तो इसका फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। आर के जगह में 4 पुट करेंगे, एच के जगह में 3। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों जोड़ेंगे √25। √25 मतलब 5। तो एल का वैल्यू कितना आ गया 5। अब लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr/l। πr/l पाई मतलब पाई लिखेंगे, आर के जगह में 4 होगा और एल हमने कितना निकाला 5। तो 5 तो 5 चौके 20, 20 पाई 20 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सही है, तो ट्रू हो गया, ये ट्रू है। नंबर 6 द मीडियन ऑफ ए सैंपल कैन बी फाउंड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बोला है कि जो मीडियन है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है उससे निकाला जा सकता है। ये सही है, ये ट्रू है, क्योंकि मीडियन ही है जिसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम लोग उसके ग्राफ से निकालते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग ओजाइब भी बोलते हैं ना, तो ओजाइब से मीडियन निकाला जाता है। ये ट्रू है। तो ये स्टोन हमारा कंप्लीट हो गया। MCQ फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। ये जो मैंने सॉल्व किया है इसका मैं PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे शॉर्ट आंसर वगैरह बताऊँगा।